होता है एंड वेक्टर के साथ डील कैसे करते हैं, इसके अबाउट हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो बातें हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में डिस्कस की थी, सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मोशन इन ए प्लेन। मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, बॉडी एक टाइम में सिर्फ एक ही डायरेक्शन, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग मूव करती है, मतलब हम उसको बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन में या फिर वन डायमेंशनल मोशन बॉडी परफॉर्म करती है, ठीक है। लेकिन मोशन इन ए प्लेन में क्या होगा, बॉडी जब भी मूव होगी तब बॉडी के दोनों भी कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट, ये साइमल्टेनियसली चेंज होने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से मोशन इन ए प्लेन एंड मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में हर बार कुछ भी मतलब डिफरेंट कंसेप्ट हम नहीं पढ़ेंगे, पूरा का पूरा पार्ट सिमिलर होगा, बस डिफरेंस क्या आएगा, एक एक्सिस की जगह पे वहां पे हमें 2 या फिर 3 एक्सिस डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो पहले वेक्टर आएगा, वेक्टर के बाद में मोशन इन ए प्लेन आएगी और उसके बाद में मोशन इन ए प्लेन के एग्जांपल्स आएंगे, एप्लीकेशंस आएंगे। उसके 2 एप्लीकेशन हमें स्टडी करने, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, दूसरा वेरी गुड सर्कुलर मोशन, ठीक है। एंड ये सारी बातें जो 1D एंड 2D में हमने डिस्कस की है, उसके सिमिलर कंसेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी की आएगी। मतलब पहले वेक्टर, देन मोशन इन ए प्लेन, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन, देन सर्कुलर मोशन एंड एट द एंड रिलेटिव मोशन। ऐसे 5 डिफरेंट पार्ट में हम मोशन इन ए प्लेन को पढ़ने वाले। अगेन सिमिलर कंसेप्ट है, जो 1D की थी वही 2D की स्पेशलिटी है। मतलब एग्जाम में इसको वेटेज है ही नहीं, आला तरीका का क्वेश्चन है, तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं, लेकिन इसकी जो कंसेप्ट होती है, यहाँ पे जो कुछ भी हम स्टडी करेंगे वो रिमेनिंग सिलेबस में एप्लीकेबल रहेगी। जैसे जो वेक्टर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इसके बाद में अगर थर्मल सेक्शन एंड ऑप्टिक्स अगर छोड़ देंगे तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स में हम वेक्टर की जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे उनकी रिक्वायरमेंट हमें वहाँ पे कंपलसरी लगती है। कहीं कहीं पे ऑप्टिक्स के एप्लीकेशंस आएंगे, वहाँ पे भी वेक्टर हमें अप्लाई करना पडेगा। म्हणजे आज जो वेक्टर आपण स्टडी करणार आहे हा लाईफ टाइम जोपर्यंत फिजिक्स तुम्ही शिकताय तोपर्यंत तुम्हाला रिक्वायर्ड असणार आहे, ठीक है। उसके बाद में जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ेंगे उसके कुछ खास एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने के बाद हमें मालूम होना चाहिए, इसलिए 1D का ही पार्ट होगा, बस 2 एक्सिस में रिजॉल्व करके हम उसको स्टडी करेंगे। एंड बाद में आती है सर्कुलर मोशन। तो ये सर्कुलर मोशन हमें मोशन इन ए प्लेन में भी रिक्वायर्ड है, देन रोटेशनल मोशन में भी रिक्वायर्ड है, देन वर्क पावर एंड एनर्जी में भी रिक्वायर्ड है, और उसके साथ मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मतलब अगेन रिमेनिंग सिलेबस के सारे टॉपिक्स में कहीं ना कहीं हम इसके एप्लीकेशंस देखने हैं। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस टॉपिक में, इसलिए हम ये पूरा टॉपिक जो है बिफोर दिवाली खत्म करने वाले हैं, जब बाकी कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं डिस्कशन विथ वेक्टर। राइट डाउन वेक्टर। स्केलर के बारे में डिस्कस ही नहीं करेंगे, एक्चुअल टॉपिक में स्केलर्स एंड वेक्टर्स हमें डिस्कस करना पड़ता है। अब स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? The physical quantity which requires only magnitude for its complete description is called as scalar quantity. Scalar का example area, volume, speed, work, temperature, very good, electric current, distance, परत स्पीड, परत एरिया, परत वॉल्यूम, है ना, ये सारी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। एंड वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रिक्वायर्ड होगा फॉर इट्स कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। बस इतना होने से क्वांटिटी वेक्टर नहीं बनेगी, उसके साथ क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को वेक्टर बनने के लिए इट मस्ट हैव टू फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। राइट डाउन, पहले स्केलर क्वांटिटी डिफाइन करो, उसके एग्जांपल लिखो। द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड फॉर इट्स कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। The physical quantities which requires only magnitude for its complete representation. The physical quantities which requires only magnitude for its complete representation are called as scalar quantities. For example, निकिता इकडे बस ना बेटा, काही दिसेल का तुला बोर्डवर लिहिलेलं? नहीं दिसणार, इकडे बस, असं लिहिल्यानंतर कसं दिसेल तुला, आकांक्षा इकडे बस। देन वेक्टर क्वांटिटीज, क्या लिखेंगे वेक्टर के लिए, द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन and which also follows laws of vector algebra, which also follows laws of vector algebra are called as vector quantities.
for example force, very good, force is a vector quantity. Then acceleration, very good. Then displacement, velocity, acceleration, force, torque, momentum, linear momentum as well as angular momentum. ठीक है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. प्रेशर, प्रेशर वेक्टर नहीं है, प्रेशर स्केलर कंसिडर करते हैं हम. एक्चुअल में वो टेंसर क्वांटिटीज आती है जिनको अपन पढ़ते हैं. टेंसर का मतलब जिसका मतलब मैग्नीट्यूड चेंज होगा अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो, जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर एक्स ऑफ रोटेशन की पोजीशन बदल दी तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है. इसलिए वो ना स्केलर है ना वेक्टर है, टेंसर है. लेकिन टेंसर के बारे में हमारे सिलेबस में कुछ पढ़ना नहीं है, हम उसको एज ए स्केलर ही ट्रीट करेंगे. ठीक है, तो वेक्टर एंड स्केलर को डिफाइन किया. तो बेसिक कंडीशन क्या है, देखो स्केलर के साथ जब भी हम डील करते हैं तो वहाँ पे जो रूल्स मैथमेटिक्स के, मतलब अलजेब्रा के, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे रूल्स आप सेकंड स्टैंडर्ड ऑनर पढ़ चुके हैं, वही सारे एज इट इज एप्लीकेबल होंगे. जैसे अगर आपको बोला है कि वर्क है 3 जूल एंड बाद में और वर्क किया गया 5 जूल, ठीक है, डायरेक्शन तो होती नहीं है तो हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि वर्क इधर हुआ वर्क उधर हुआ, तो टोटल वर्क कितना हुआ 8 जूल. वेरी गुड. ठीक है, इस तरह से स्केलर क्वांटिटी के साथ डील करते टाइम हमें कुछ भी अलग रूल वहाँ पे अप्लाई नहीं करने पड़ते, इसलिए इस टॉपिक में हम स्केलर के बारे में आगे कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है, लेकिन वेक्टर के साथ डील करते टाइम हर बार हमें यहाँ पे डिफरेंट रूल अप्लाई करने पड़ते हैं. यानी कि यहाँ पे हम वेक्टर पढ़ेंगे मतलब सिर्फ वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे. वेक्टर पढ़ेंगे मतलब सिर्फ वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे. अलजेब्रा मतलब जेब्रा, अलजेब्रा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो मैथमेटिकल प्रोसेस होती है उसको वेक्टर अलजेब्रा बोला जाता है. ठीक है, तो वेक्टर को ऐड करते टाइम, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते टाइम, वेक्टर को मल्टीप्लाई करते टाइम एंड वेक्टर को डिवाइड करते टाइम हर बार डिफरेंट कंडीशन होती है, वो हमें कंसिडर करनी पड़ती है एंड वही अप्लाई करनी पड़ती है. ठीक है, तो हम वेक्टर को पढ़ेंगे मतलब क्या पढ़ेंगे, वेक्टर की एडिशन पढ़ेंगे. वेक्टर को पढ़ेंगे मतलब क्या पढ़ेंगे, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे. वेक्टर को पढ़ेंगे मतलब क्या पढ़ेंगे, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे. वेक्टर को पढ़ेंगे मतलब क्या पढ़ेंगे, वेक्टर का डिवीजन पढ़ेंगे. बट वेक्टर का डिवीजन होता नहीं है या फिर हम अभी तक करने के लिए एबल नहीं है, तो डिवीजन नहीं पढ़ने वाले हम. ठीक है, क्या पढ़ेंगे, बस एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. उसके बाद में हमें वेक्टर को रिजॉल्व भी करना पड़ता है सो दैट हम सिंपली उनको ऐड कर सके. ठीक है, पवन सकाळी सकाळी आज झोपे थे नहीं का. ठीक है, चलो तो हो गया डन. एडिशन ऑफ वेक्टर्स. अभी ये एडिशन ऑफ वेक्टर से पहले 2 मिनट मैं यहाँ पे वेक्टर के कुछ बेसिक नोमेनक्लेचर है इनको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. याला जास्त सिरियसली नाही घ्यायचं, फक्त हे माहीत असलं पाहिजे. ठीक है, जैसे कि आपको बोला है पोजीशन वेक्टर. क्या होगा पोजीशन वेक्टर का मतलब, पोजीशन वेक्टर का मतलब होगा अगर सपोज कोऑर्डिनेट सिस्टम, जब तक नहीं हम मोशन को स्टडी नहीं करते मतलब हमें इसको कंसीडर करना पड़ेगा. ये आ गया ओरिजिन आपका 0,0. अगर इसके रिस्पेक्ट में कोई भी बॉडी आपको बोला है कि पॉइंट पी के ऊपर रख दिए, तो अगर ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम से पॉइंट पी तक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो ओपी वेक्टर बनता है जो बॉडी की पोजीशन स्पेसिफाई कर रहा है उसको हम बोलेंगे एज ए पोजीशन वेक्टर. इसलिए पोजीशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड चेंज इन पोजीशन बनता है डिस्प्लेसमेंट, वो भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी. फिर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी वो भी वेक्टर है. फिर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम वो भी वेक्टर है. फिर एक्सेलरेशन इनटू मास वो भी वेक्टर है. फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वो स्केलर है. समझ में आ रहा है ना. तो फोर्स वेक्टर क्यों है, उसका रीजन ये है कि उसको डिराइव करते टाइम हम पोजीशन से शुरू करते हैं. पहले पोजीशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए रिमेनिंग सारी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर बन रही है. ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर मतलब काय समझ में आ रहा है. हे लिहायची गरज नाही, मॉड्यूलमध्ये प्रिंट करून दिलेलं आहे आणि कुठं काय आपल्याला क्वेश्चनमध्ये विचारणार नाही. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में पोजीशन वेक्टर हो गया. देन आएंगे इक्वल वेक्टर्स. वेक्टर को इक्वल कब बोल सकते हैं हम, इक्वल वेक्टर्स अगर 2 वेक्टर दिए हैं एंड दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड डायरेक्शन भी सेम है. ठीक है, इफ 2 वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन. कंपलसरी कंडीशन क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होने से नहीं चलेगा. ठीक है, डायरेक्शन भी सेम चाहिए. तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन अगर सेम है अर्थी, तो उस टाइप के वेक्टर्स को बोला जाएगा एज ए इक्वल वेक्टर्स. बरोबर है कि. ठीक है, उसके बाद में सिमिलर कंसेप्ट आएगी पैरेलल वेक्टर. अब इक्वल वेक्टर में एंड पैरेलल वेक्टर में डिफरेंस क्या होगा, इक्वल वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम थे,
बट पैरेलल वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम बट डायरेक्शन मस्ट बी सेम। ऐसे दो वेक्टर आपको दिए हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, डिफरेंट है, फर्क नहीं पड़ता है, इफ दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन देन दे आर कंसिडर्ड एज पैरेलल वेक्टर्स। उसके बाद में आते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब ये एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब क्या होगा, है ना, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम बट अगर उनकी डायरेक्शन एक्झॅक्टली अपोजिट आहे, सेम नाही असं नाही म्हणू शकत आपण, काय म्हणावं लागेल, एक्झॅक्टली अपोजिट है, तो उस टाइप के वेक्टर को बोला जाएगा एज ए एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, उसके बाद में निगेटिव वेक्टर। अब निगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होगा, जो इक्वल वेक्टर थे उसके अपोजिट टर्म है ये निगेटिव वेक्टर। क्या होगा निगेटिव वेक्टर मतलब, वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ए जो है इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है एंड दूसरा वेक्टर है बी, उसका मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो बी वेक्टर है उसका ए क्या है, निगेटिव वेक्टर है, या फिर जो ए वेक्टर है उसका बी क्या है, निगेटिव वेक्टर है। ठीक है, तो इनका कुछ खास ज़्यादा यूज़ नहीं है, इससे इंपॉर्टेंट टर्म जो हम बहुत बार आगे यूज़ करने वाले हैं दैट इज युनिट वेक्टर। ठीक आहे, तर हे काही नाही लिहिलं तरी चालेल, मॉड्यूलमध्ये आहे, लिहायचं असेल तिथून लिहू शकता। ठीक आहे, सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर। लाइक मतलब सेम वेक्टर, सेम क्वांटिटी के, नहीं सेम क्वांटिटी के। फोर्स वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर आर लाइक वेक्टर्स, फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आर, उसके लिए हम ऐड करते टाइम क्या बोलते हैं कि ओनली वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप, मतलब लाइक वेक्टर्स कैन ओनली बी एडेड। ठीक है, चलो राइट डाउन यूनिट वेक्टर। नहीं यूनिट वेक्टर, पहले यूनिट वेक्टर देख लो फिर एडिशन के ऊपर आएंगे। किती लोकांनी हे आयुष्यात पहिल्यांदा ऐकताय हे वेक्टर वगैरे, असं कधीच नाही ऐकलं, फर्स्ट टाइम ऐकतं, असं कोण नाही ना, शाळेत गेले होते ना, मला वाटतं हे 8th स्टँडर्ड पासून होतं ऑलरेडी, स्केलर वेक्टर कळालं नसेल, डिफरंट पार्ट है बट माहित नहीं असं नहीं है। ठीक है, चलो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड और वन मैग्नीट्यूड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। राइट डाउन यूनिट वेक्टर, a vector having single magnitude, a vector having single magnitude in particular direction is called as unit vector। तो इसका एडवांटेज क्या होगा, देखो अगर ये यूनिट वेक्टर को हम किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनीथिंग इनटू वन क्या होता है ऑलवेज, तो उस वेक्टर की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, सिर्फ वहां पे क्या होगा, डायरेक्शन को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या लिखा आपने, अ वेक्टर हैविंग सिंगल मैग्नीट्यूड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो इन जनरल अगर हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं, जो भी गिवन क्वांटिटी होगी उसके ऊपर इस तरह से एरो रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, एंड ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये ओ से लेके ए तक वेक्टर हमने ड्रॉ किया था, ओ टू ए लाइन ज्वाइन करते हैं, उसको डायरेक्शन देते हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हुआ, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हुआ। अगर मुझे फोर्स को रिप्रेजेंट करना है एंड वो वेक्टर क्वांटिटी है ये शो करना है, तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स के ऊपर, देन वेलोसिटी के लिए भी क्या करना पड़ेगा, देन एक्सेलरेशन के लिए भी क्या करना पड़ेगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए भी क्या करना पड़ेगा। मतलब अगर किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर इस तरह का एरो दिख रहा है, इसका मतलब गिवन क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसी तरह से यूनिट वेक्टर को जब भी हम यहाँ पे डिनोट करेंगे, उसका नोटेशन बनाएंगे, तो गिवन क्वांटिटी के ऊपर एरो की जगह पे इस तरह के कैप आएगी, और इस कैप का मतलब क्या होगा, वो वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब फिर से उसकी कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड सिंगल मैग्नीट्यूड है या फिर वन मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड सिंगल है या फिर वन है, क्लियर है सबको, मैग्नीट्यूड कितना है, सिंगल है या फिर वन है। तो हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड वन लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स एंड फोर्स सेम क्वांटिटी का रेशियो लेना पड़ेगा, तभी ये वन आएगा, करा लो। बट इसका मैग्नीट्यूड वन है, इसके साथ डायरेक्शन भी है, इसलिए तो हम यहाँ पे कैप लेके आ रहे हैं। तो हमें मैग्नीट्यूड वन चाहिए लेकिन उसको डायरेक्शन चाहिए, इसलिए न्यूमरेटर में हम गिवन क्वांटिटी इन वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे, एंड डिनोमिनेटर में वेक्टर फॉर्म लिया तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि वेक्टर को डिवाइड कैसे करते हैं हमें मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो
गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, तो सेम क्वांटिटी का रेशियो आ रहा है, रेशियो कितना आएगा, लेकिन ये डायरेक्शन एज इट इज रहेगी, मतलब वेक्टर विद सिंगल मैग्नीट्यूड हैविंग डायरेक्शन क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर। उसी तरह से अगर मुझे वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अगर एक्सेलरेशन का यूनिट वेक्टर चाहिए तो, बट ये नीचे जो है अपन मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर लेते हैं तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, दो लाइन के बिटवीन है, मतलब उसको बोला जाता है मॉड या फिर मॉडुलस ऑफ गिवन क्वांटिटी, या फिर उसको अपन कंसीडर करते हैं एज ए मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट वेक्टर चाहिए, क्या होगा, पवन स्टैंड अप उभा रहा जागेवर, ठीक है, क्या होगा, ई वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ई, देन बी वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी कैप इक्वल्स टू बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी, हो गया। तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, अरे सिंगल मैग्नीट्यूड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, जिस क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर हमें चाहिए उसी क्वांटिटी का वेक्टर फॉर्म डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, इसका रेशियो लेंगे तो रेशियो का आंसर ऑलवेज आएगा 1, बट डायरेक्शन जहाँ पे थी वहीं पे रहेगी, क्योंकि ये डायरेक्शन के साथ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड 1 बन जाएगा और उसको डायरेक्शन भी रहेगी तो वो बन जाएगा यूनिट वेक्टर। है क्लियर सबको। अब देखो होता क्या है कि हमें आगे पूरा मैकेनिक्स पढ़ना है या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ना है, हर बार हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगेगी, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम हर बार डिसाइड करते टाइम कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग अगर कोई क्वांटिटी एक्ट होती है या हमें अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमने क्या किया है, यहाँ पे पहले से डिसाइड किया है कि जैसे एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है। तो 9-10 तक आप जब तक ज्योमेट्री पढ़ते थे तब आप कोऑर्डिनेट्स इस फॉर्म में लिखते थे 2, 3, 4। इसका मतलब क्या होता था, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है एंड जेड कोऑर्डिनेट, अगर वहाँ पे -2, 3, -1 इस तरह से दिए तो इसका मतलब क्या होगा, x कोऑर्डिनेट -2 है, इसका मतलब -x के अलोंग 2 है, देन +y के अलोंग 3 है एंड -z के अलोंग, यही अगर हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे कॉमा ब्रैकेट लिख के मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि कोई भी क्वांटिटी अगर x एक्सिस के ऊपर जा रही है, एक्ट हो रही है, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट अगर स्पेसिफाई करना है तो हम उसके लिए रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे आई कैप। देखो कैप आ गया, मतलब ये कौन है, यूनिट वेक्टर है। मतलब आपको बोला जा रहा है कि सपोज एक 10 न्यूटन फोर्स है, एक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ये हर बार अलोंग एक्स एक्सिस लिखने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में लिख सकते हैं, लेकिन जब मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करना है तो ये वर्ड का सिंप्लीफिकेशन हमें आता नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, 10 को 10 रहने देंगे, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते। इसके साथ हमने आई कैप लिख दिया, क्या डिफरेंस हो गया, देखो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 को, वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब 10 का 10 बचा, बस आई कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस है। उसी तरह से हमने डिफाइन किया है कि कोई भी क्वांटिटी अगर वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट होती है तो उसके लिए हम यूज करेंगे जे कैप, अगर क्वांटिटी झेड एक्सिस के अलोंग आहे तो के कैप। कळालं, इथून पुढे आपल्याला टॉपिक मध्येच नाही सिलेबस मध्येच हे कंटिन्यू करायचं है। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई क्वांटिटी एक्ट हो रही है तो वाई के अलोंग है तो मतलब ये कोऑर्डिनेट 2, 3, 4, इसको अगर मुझे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, उसकी मीनिंग वही हो रही है। आई कैप मतलब x है तो x के अलोंग, जे कैप मतलब y तो y के अलोंग, z मतलब k कैप मतलब उसके अलोंग कितना है 4 है। सेम वे इसको कैसे लिखेंगे, क्लियर है। तो इस तरह से ये यूनिट वेक्टर हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे, ठीक है। तो आगे जाके होगा क्या, देखो जब ये यूनिट वेक्टर दिए जाएंगे एंड यूनिट वेक्टर से हमें गिवन क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, जो लगभग हर एक क्वेश्चन में हमें करना पड़ेगा। जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि गिवन फोर्स है जो एक्ट हो रहा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये फोर्स दिया है, तो ये वेक्टर फॉर्म में है, इसका मतलब इसके साथ कौन है, आई कैप, जे कैप, के कैप है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, -1 न्यूटन अलोंग एंड +2 न्यूटन अलोंग जेड एक्सिस। लेकिन ऐसे अगर वर्डिंग में लिख दिया तो उसका मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको आई जे के साथ में लिख रहे हैं। फिर से आई कैप का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस का माइनस वाई एक्सिस, वेरी गुड, के कैप का मतलब, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मतलब वेक्टर फॉर्म की या फिर डायरेक्शन की वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें रिक्वायर्ड है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डायरेक्टली
क्यों? उन्होंने कुछ नहीं बताया, हमें मालूम है कि गिवन फोर्स मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो एक डायरेक्शन में अगर एक्ट होती है तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आई जे के मतलब हर कोई म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ऐसे नहीं लिखा जाता। हमें करना क्या पड़ेगा, इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, और आई कैप का जो कोएफिशिएंट है मतलब इसके साथ में जो नंबर है उसका करना पड़ेगा स्क्वायर, यहाँ पे जे कैप के साथ में जो है उसका करना पड़ेगा, अगेन के कैप के साथ में जो है उसका करना पड़ेगा स्क्वायर। तो क्या होगा 2 स्क्वायर 4 + 4 + 1, मतलब गिवन फोर्स का मैग्नीट्यूड बनेगा 3 न्यूटन। ठीक है, तो ये 3 न्यूटन है, इसके साथ आई लिखूं, जे लिखूं या के लिखूं, क्योंकि वो डायरेक्शन से बाहर निकाला है हमने, ये क्या है मॉड है, मैग्नीट्यूड है। जैसे +3 एंड -3 सेम या डिफरेंट है, डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं मॉड ऑफ +3 मॉड ऑफ -3 लूंगा तो सेम बनेंगे। समझ में आ रहा है ना, मतलब साइन को छोड़ आया हूँ। उसी तरह से यहाँ पे क्या करना है, आई जे के को कंसिडर नहीं करना है, मतलब डायरेक्शन वहाँ पे कंसिडर नहीं होगी। देन आपको अगर बोला है वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय 2i कैप - j कैप - k कैप, तो मॉड ऑफ v कितना होगा, क्या होगा, स्क्वायर रूट में 2 स्क्वायर 4 -1 स्क्वायर +1 -1 स्क्वायर +1 4 + 1 + 1 √6 करते सगळ्यांना हे। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई भी वेक्टर एक जनरलाइज फॉर्म देखते हैं उसको इस फॉर्म में दिया है, ए वेक्टर इक्वल्स टू a इंटू आई कैप प्लस बी इंटू जे कैप प्लस सी इंटू के कैप, तो इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या करना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर करना है। क्लियर है? तो अगर आपको बोला जाता है कि फोर्स वेक्टर इज गिवन बाय 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, देन कैलकुलेट एफ कैप। एफ कैप मतलब क्या है, तो 3 आएगा क्या, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, गिवन वेक्टर, मतलब इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज आएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, डिनोमिनेटर में इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, अभी कैलकुलेट किया था कितना आता है 3, तो ये बन गया युनिट वेक्टर ऑफ द गिवन फोर्स। आता तुम्ही म्हणशाल सर ते तर 1 दिसत नाही आहे का 1, मग असंच असतं फिजिक्समध्ये, कळालं ना तुम्हाला, काय वाटतं काही फरक पडत नाही पवन, त्यामुळे जास्त विचार करायचा नाही बेटा। नेक्स्ट आपको दिया है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2i कैप - j कैप प्लस 2k कैप, फाइंड E कैप। बर, आगे आंसर क्या होगा, 2i कैप - j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय, कळालं मग हाउ टू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर। तो देखो अब तक हमने वेक्टर के बारे में कुछ भी डिस्कशन शुरू नहीं किया है। स्टार्ट में देखा वेक्टर मतलब क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी को अगर वेक्टर होना है, बनना है, तो कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, लेकिन इतने से वेक्टर नहीं बनेगा, उसको वेक्टर के जो लॉज ऑफ अलजेब्रा होते हैं वो भी फॉलो करने पड़ेंगे। कड़ा लो, अगर वो फॉलो नहीं हो रहे तो गिवन क्वांटिटी वेक्टर नहीं बनती। जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, स्केलर या वेक्टर है, स्केलर है ना, उसको मैग्नीट्यूड भी होता है 2 एम्पियर 4 एम्पियर 6 एम्पियर, डायरेक्शन भी होती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं बनता है, वो क्या है, स्केलर है। उसका रीज़न क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है। ठीक है, सिमिलर कंसेप्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट स्टडी करते हैं उसी तरह से यहाँ पे इस टॉपिक में सर्कुलर मोशन आएगा, उसमें हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर या वेक्टर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है, कळाल ना। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आहे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे स्केलर आहे ते आता कसं ते पुढे कळलं। ठीक है, सो अभी क्लियर हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द वेक्टर। नेक्स्ट एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स।
एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर को हमें ऐड करते टाइम सबसे बेसिक रूल याद रखना है कि वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप कैन ओनली बी एडेड। वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप कैन ओनली बी एडेड। वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप कॅन ओनली बी ॲडेड। इसका मतलब लहानपणी मॅथ शिकवत असताना शिकवलं असेल आहे ना, एका शेतामध्ये 4 गायी होत्या, नंतर 5 म्हशी आल्या, तर टोटल नंबर ऑफ गायी विल बी, कळाल ना, गायीमध्ये म्हशी ॲड करतो का आपण, असंच वेक्टर ऐड करत असताना आपल्याला सेम क्वांटिटीचे वेक्टर ऐड करावे लागतात। ठीक है, मतलब फोर्स वेक्टर में वेलोसिटी वेक्टर ऐड नहीं होगा, क्या होगा, फोर्स वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर ऐड नहीं करता अपन, नहीं करता अपन, कळाल ना। ठीक है, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर में फोर्स वेक्टर ऐड होगा क्या, मतलब वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप कैन ओनली बी ॲडेड और सबट्रॅक्टेड। कळालं ना, ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन करताना दोन्ही फिजिकल क्वांटिटी सेमच पाहिजे तरच ॲडिशन होईल। क्लियर आहे, क्या लिखा फिर, वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप कैन ओनली बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। ठीक है, तो देखो वेक्टर की जो एडिशन होती है, वेक्टर की जो एडिशन होती है वो नॉर्मली हम जो स्केलर क्वांटिटी की एडिशन करते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और आपको जो है आगे कुछ बातें मैं बोल दूंगा, लेकिन बस वो वेक्टर से रिलेटेड दी है इसलिए, लेकिन उसकी एप्लीकेशन हमें देखनी नहीं है। कहीं पे भी आपको अगर दो वेक्टर दिए जाते हैं, फर्स्ट वेक्टर P है एंड दूसरा वेक्टर Q है, दो वेक्टर दिए जाते हैं, फर्स्ट वेक्टर P है एंड दूसरा वेक्टर Q है, अगर वो किसी भी डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, मतलब इधर P एक्ट हो रहा है इधर Q एक्ट हो रहा है, उनके बिटवीन एंगल थीटा है, या फिर इधर P एक्ट हो रहा है उसी डायरेक्शन में Q एक्ट हो रहा है, मतलब उनके बिटवीन एंगल थीटा है, P इधर एक्ट हो रहा है Q इधर एक्ट हो रहा है, इनके बिटवीन एंगल थीटा है, या फिर P इधर एक्ट हो रहा है Q इधर एक्ट हो रहा है, उनके बिटवीन एंगल थीटा है, या फिर P इधर एक्ट हो रहा है Q इधर एक्ट हो रहा है, उनके बिटवीन एंगल थीटा है। हर बार दो वेक्टर को अगर हमें ऐड करना है तो दो वेक्टर को ऐड करके जो क्वांटिटी मिलेगी वो वेक्टर होगी या स्केलर होगी, फोर्स आणि फोर्स ऐड केल्यावर वर्क तर भेटणार नाही, कळाल ना। तो कंपलसरी जब भी दो क्वांटिटी को हम ऐड करेंगे उनका रिजल्टेंट कंपलसरी क्या होता है, वेक्टर ही होता है। ठीक है, तो इनका जो वेक्टर होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर ही है, एंड उस वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है, डायरेक्शन के लिए केसेस डिफरेंट है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो पूरे सिलेबस में हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर इक्वल्स टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा, वेयर p का मतलब फर्स्ट वेक्टर नहीं हो, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर है, q का मतलब एंड थीटा का मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, अब देखो फर्स्ट केस है, यहाँ पे एंगल की वैल्यू कुछ ना कुछ है, 45 है 60 है जो भी है, अगर इसको बोला जाता है आपको कि ये एंगल कितना था 60 डिग्री था, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये फर्स्ट केस है, तो कितना आएगा, आर इक्वल्स टू बोलो हाँ, हर बार P एंड Q 10 न्यूटन है, करो अनिरुद्ध छोड़ो, क्या होगा 10 स्क्वायर प्लस 100 प्लस 100 मतलब रूट ऑफ 300, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 रूट 3 या फिर रूट 3 10, नहीं असं नहीं लिहित आपण 10 रूट 3। ठीक आहे, आज जरा बरं वाटतं, न्यूटन, हे क्या हो गया रिजल्टेंट, हे कसं आलं कळालं का, पवन नाही कळालं। थीटा 60 डिग्री आहे, कॉस 60 कितना आहे 1/2, म्हणून हे 2 आणि हे 2 कॅन्सल झाले। आता 10 स्क्वेअर 10 स्क्वेअर 10 स्क्वेअर स्क्वेअर नहीं 10 इंटू 10 है, तो 100 प्लस 100 प्लस 100, तो 300 को हमने ऐसे लिख दिया था रूट में 3 इंटू 100, 100 स्क्वेयर रूट के बाहर आएंगे 10 बचेंगे, तो ये बन गया 10 रूट 3। ठीक है, ज्यांना कळालं नव्हतं कन्फ्युजन होतं सोडून बघा, क्रॉस चेक करा। अब सेकंड केस में देखो क्या है, सेकंड केस में ये वाली सेकंड केस है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब थीटा कितना है 0 डिग्री,
तो फिर से फॉर्मूला यूज सेम होगा, r इक्वल्स टू रूट ऑफ p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो r इक्वल्स टू क्या होगा, ये सेकंड केस है, इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू। अब कॉस ऑफ जीरो दिया है, अब ये जीरो दिया नहीं था, कैसे लिखा हमने जीरो, हे बघा हे दोन पॅरलल लाईनच्या मध्ये अँगल झिरो असतो, हे लहानपणापासून शिकवले तुम्हाला, विसरले असेल तर लक्षात ठेवा आता, ठीक है। कॉस जीरो कितना है, मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन कितना होगा, r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq, चुकलंय तुझं, ठीक है, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq, कळलं। अब ये एक्चुअल में क्या है, एक्सपांशन है, किसका एक्सपांशन है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं हम, वेरी गुड, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, नहीं कर रहे, तो यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे r इक्वल्स टू डायरेक्ट बनेगा p प्लस क्यू, म्हणजे जर दोन वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे होंगे, इफ दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। इफ दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, हम क्या करेंगे, उनको डायरेक्टली ऐड कर देंगे। क्लियर है, ठीक है, लिहायचं असेल तर घ्या लिहून, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय डायरेक्ट एडिशन, डायरेक्ट एडिशन, रिजल्टेंट इज गिवन बाय डायरेक्ट एडिशन। तुला त्यासोबत घेणं नाही का, तुला जे चालू आहे ते झालं का प्रिपेअर तुझं, हे आगाऊ डोके काऊन चालवता रे तुम्ही, की डायरेक्शन अगर अपोजिट दी है, देखो यहाँ पे P इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, Q अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो अगर इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब दोनों के बिटवीन का एंगल कितना होता है, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। क्लियर है, अगर थीटा 180 है तो सेम सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, r इक्वल्स टू रूट ऑफ p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला है। बट अगर दोनों वेक्टर यहाँ पे, हाँ ये केस है, थर्ड केस, यहाँ पे अगर आपको बोला है कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, मतलब थीटा बनेगा 180 डिग्री, अगर थीटा 180 हो गया तो कॉस ऑफ 180 इक्वल्स टू कितना होता है, तो ये अगर -1 यहाँ पे पुट कर दिया तो r इक्वल्स टू बनेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इंटू -1, मतलब माइनस ऑफ 2pq। अब यहाँ पे अगर ये माइनस ऑफ 2ab बनेगा तो ये किसका एक्सपेंशन है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे a माइनस बी पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो रिजल्टेंट बनेगा p माइनस क्यू, हो गया। मतलब क्या लिख सकते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द, देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय subtraction, resultant is given by subtraction। तुम्हें ना
अपोजिट डायरेक्शन है तो। अब अगर दोनों वेक्टर मतलब फोर्थ केस में दिए उस तरह से आपको दिए, मतलब कैसे, अब ये 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, फिर से इनका रिजल्टेंट मुझे कैलकुलेट करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करूं मैं, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा, हो गया। अगर दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर दिए मतलब उनके बिटवीन एंगल कितना होता है 90 डिग्री, यानी पुट करना पड़ेगा थीटा इक्वल्स टू, अगर थीटा 90 दिया है तो कॉस ऑफ 90 कितना होता है, वेरी गुड, 0 होता है, ठीक है। तो r इक्वल्स टू कितना बनेगा, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू इंटू 0, एनीथिंग इंटू 0, 0 प्लस एनीथिंग, तो यहाँ पे एनीथिंग में क्या बचा, रूट ऑफ, तो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हे किती सिंपल गोष्टीत बघा, दो वेक्टर कंडिशन क्या आहे, सेम टाइप के होने चाहिए. कसे ओळखायचे सेम टाइप, गाई म्हशी हे कळालं का नाही, त्यांना मिक्स नहीं करायचं. मतलब फोर्स दिया है तो ऐड करते टाइम फोर्स ही चाहिए, वेलोसिटी दी है तो ऐड करते टाइम वेलोसिटी ही चाहिए, ठीक है. प्रेशर दिया तो ऐड करते टाइम इकडे पण हेच लागतं, प्रेशरमध्ये स्ट्रेस ऐड होत नाही, कळालं. स्केलर के लिए भी वही रूल है, वेक्टर के लिए भी वही रूल है, ठीक है. एंड हर बार जब कभी भी हम वेक्टर को ऐड करेंगे हम दो ही वेक्टर को ऐड करेंगे, कळालं ना. दो वेक्टर से ज़्यादा वेक्टर अगर हमें ऐड करने तो हम इस तरह की मेथड फॉलो नहीं करते, उसके लिए हम वेक्टर को रिजॉल्व करते, वो अभी बाकी है. मतलब इसके ऊपर जो भी एग्जांपल्स आएंगे उसमें हमें दो ही वेक्टर दिए जाएंगे और दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का पूरे सिलेबस में, म्हणजे वेक्टर मध्येच नाही, 11-12 के पूरे सिलेबस में हमारे पास एक ही फॉर्मूला है. कौन सा, एक इड्या गबाळ्यांनो, आर इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा. वेक्टर ऐड करायचे असेल, ऐड करना मतलब क्या करना, नॉर्मल एडिशन नहीं है, ये दोनों का रिजल्टेंट जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला जा रहा है कि एक बॉडी है और उसको हमें क्या करना है, आगे ढकेलना है, प्रेस करना है, पुश करना है. तो उस केस में दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो फोर्सेस ऐसे एक्ट हो सकते हैं या फिर फोर्सेस ऐसे एक्ट हो सकते हैं या फिर फोर्सेस ऐसे एक्ट हो सकते हैं या फिर फोर्सेस ऐसे एक्ट हो सकते हैं, ठीक है. ईच केस में आपको बोला है फोर्स का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब डायरेक्ट एडिशन नहीं होगी, उनका हम रिजल्टेंट, मतलब ये दोनों वेक्टर का कंबाइन इफेक्ट कितना होता है बॉडी के ऊपर, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं. तो अगर दोनों पैरेलल थे, इसका मतलब थीटा 0 होगा, थीटा 0 है पैरेलल, तो हम क्या करते हैं, दोनों को डायरेक्ट ऐड करते हैं. अगर ईच 5 बोला है तो 5 + 5 यहाँ पे बनेगा, मतलब ये दोनों फोर्सेस जब एक्ट होंगे सेम डायरेक्शन में तो जो नेट इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो सिमिलर रहेगा जो 10 न्यूटन इतने फोर्स ने किया था. क्लियर. उसी की तरह यहाँ पे दोनों एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, 5 - 5, मतलब ये दोनों फोर्सेस अगर इस तरह से एक्ट होंगे तो इनका रिजल्टेंट इंपैक्ट सिमिलर होगा अगर बॉडी के ऊपर 0 फोर्स एक्ट होगा तो. क्लियर है. उसके बाद में अगर फोर्सेस इस तरह से एक्ट होंगे तो क्या होगा, ये रूट ऑफ 5² + 5² मतलब 5√2 का 2√5, 5√2, ठीक है. तो 5√2 यहाँ पे आ गया, तो 5√2 न्यूटन का फोर्स जितना इंपैक्ट करने वाला था, ये दोनों फोर्सेस इस तरह से एक्ट होंगे तो उतना इंपैक्ट करेंगे. यहाँ पे अगर एंगल दोनों के बिटवीन 60 डिग्री दिया है तो कितना होगा, 5 है एंड थीटा 60 है, पटकन जो गोळ्या नाही घेतल्या सकाळी, मग 10 येतं का, 10√3, वेरी गुड. मतलब √3 1.7 है इंटू 10 मतलब अप्रॉक्सिमेटली 71 पॉइंट समथिंग, असं शक्य आहे का, 7 पॉइंट समथिंग, कळालं ना, 71 नहीं, 7 पॉइंट समथिंग का नहीं. कितना आ रहा है, क्या आएगा, देखो थीटा 60 है, cos 60 1/2 है, 2 कैंसिल होंगे, p का स्क्वायर 5², q का स्क्वायर 5², 50 25 + 25 + 25 मतलब रूट ऑफ 75, रूट ऑफ 75 मतलब 25 × 3 मतलब 5√3, 10√3 नहीं, क्या 5√3, 5√3 मतलब √3 1.7 है, 1.7 × 3 10 किती, 1.7 × किती येईल मग 8.5 न्यूटन. कळालं, पहिले तूच 10 म्हटली होती, 1.7.
नेक्स्ट, समझ में आ रहा है? फिर इनका हम ऐड करते मतलब क्या करते हैं, रिजल्टेंट क्या इंपैक्ट करेगा उसको हम फाइंड करते हैं, और उसके लिए हर बार एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। एंड यहाँ पे सिंपल स्टैंडर्ड कंडीशन आपको दी है कि अगर आपको थीटा दिया है, अगर 0 दिया है तो हो गया, अगर परपेंडिकुलर है तो रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कळालं? एवढंच केस है, इसको छोड़ के कुछ भी नहीं होगा। बस वहां पे कंफ्यूजन क्या होता है, देखो ये लास्ट वाली केस है, फोर्थ हो गया, फिफ्थ वाली केस, यहाँ पे दो वेक्टर के बिटवीन एंगल कैलकुलेट करते टाइम हम ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। तो हर बार याद रखना है, व्हेन वेक्टर्स आर कनेक्टेड और जॉइन टेल टू टेल, शेफ्टी जर जॉइन केली त्यांची टेल टू टेल, मतलब कैसे, असा वेक्टर असतो ना, ये उसकी टेल होती है, कळालं? तो टेल टू टेल अगर उनको कनेक्ट किया तो दोनों वेक्टर के बिटवीन जो छोटा एंगल होता है, स्मॉल एंगल होता है, वो हमें हर बार कंसिडर करना है। तो थीटा 1 लेंगे या थीटा 2 लेंगे, पर थीटा 1 कितना भी है तो हमें उसको कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर? तो वेक्टर को ऐड करना है, कंडीशन क्या है, वेक्टर को ऐड करते टाइम सेम टाइप के होने चाहिए, अगर सेम टाइप के नहीं है तो उनकी एडिशन नहीं होती है। जब भी वेक्टर ऐड करके हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, आर इक्वल्स टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब उसको पुट करके हमें यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड केस मिल गए कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब सेम डायरेक्शन में एक्ट होते हैं, तो थीटा बनेगा, एंड हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए दोनों वेक्टर की डायरेक्ट एडिशन करेंगे। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं तो थीटा बनेगा 180, और उस केस में हम क्या करेंगे, दो वेक्टर के रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे। एंड अगर दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस, ये तीन स्टैंडर्ड केस हो गई। इनको छोड़ के कोई भी एंगल दिया तो हमें क्या करना है, हर बार आर इक्वल्स टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा, यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, वेक्टर का रिजल्टेंट मतलब वेक्टर के एडिशन के बाद में आने वाला रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए इसको छोड़ के कोई भी प्रोसेस हमारे पास नहीं है, कळालं ना? ये कब, अगर मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है तो, हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, अगर मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है तो, कळालं का? सांग बरं फॉर्मूला कुठला आहे, हाउ टू फाइंड, हाँ मैग्नीट्यूड, व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेरी गुड। ठीक है, तो r इक्वल्स टू बनता है रूट ऑफ पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? म्हणजे दोन वेक्टर दिसले, फक्त कंडिशन काय आहे, दे मस्ट बी ऑफ, नाही तर एक फोर्स दिसला आणि एक वेलोसिटी दिसली, झाली सुरू, असं करू नका, कळालं ना, गोळ होऊन जाईल तो। ठीक है, तो अगर वेक्टर सेम टाइप के हैं, उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, r इक्वल्स टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा, यही एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। p का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर नहीं लेते हम, क्या लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड। मतलब क्या डिफरेंस होगा, जैसे कि आपको पहले दिया है f 10 न्यूटन है, और f दिया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप 3k कैप, तो ये 10 न्यूटन है, ये क्या है, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ही है, मतलब आई जे के फॉर्म में अगर नहीं होगा तो हम उसको मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करेंगे, कड़ा लो। एंड अगर आई जे के फॉर्म में दिया है मतलब ये डायरेक्शन के साथ है, तो हमें इसका मॉड निकालना पड़ेगा, कैसे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कितना आ रहा है, रूट ऑफ, कड़ा ना। तो हर बार आर का फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं तो हमें गिवन वेक्टर्स भी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन ये कब एप्लीकेबल है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है तो। अगर डायरेक्शन रिक्वायर्ड है तो क्या करना पड़ेगा, तो डिफरेंट केसेस में हमें क्या करना है, डिफरेंट प्रोसेस फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड की बात समझ में आ गई, यही यूज करनी है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस आते नहीं है, बस वो है इसलिए हमें फॉर्मेलिटी बोल के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी 1 बाय 1 लिखते हैं। केस नंबर 1, एडिशन ऑफ वेक्टर में लिखो, केस नंबर 1, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन,
if two vectors are acting in the same direction, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे, देन their resultant is given by, रिजल्टेंट इज गिवन बाय, अब जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हमें दो पार्ट में मिलेगा, एक उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा, दूसरा उसका डायरेक्शन मिलेगा। तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय के बाद में लिखो ए मैग्नीट्यूड is given by direct addition of magnitude of two vectors. Magnitude of resultant is given by direct addition of magnitude is given by direct addition of magnitude of two vectors. हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उसको दो पार्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, एक मैग्नीट्यूड लगेगा, एक डायरेक्शन लगेगी। ए में आपने मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है उसको लिख दिया, कैसे, एडिशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, एंड पार्ट बी लिखो एंड डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ ईदर ऑफ टू वेक्टर्स। दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, तो दोनों में से किसी की भी डायरेक्शन ले लो, मतलब जैसे आपको ये 20 न्यूटन एंड ये 18 न्यूटन, ऐसे दो वेक्टर्स दिए पी एंड क्यू, तो जो आपने लिखा है उसको ऐसे लिखा है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट इज गिवन बाय पार्ट ए, इनकी एडिशन करनी पड़ेगी, मतलब ये मिला मैग्नीट्यूड कितना होगा 20 + 18 38 न्यूटन, एंड पार्ट बी में लिखा डायरेक्शन विल बी सेम ईदर ऑफ टू, मतलब इसकी डायरेक्शन यहीं पे रहेगी, दोनों की सेम ही थी तो उनके ही डायरेक्शन में इनका रिजल्टेंट कंपल्सरी एक्ट होगा। कब, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड are of the same type. मतलब पहले जो डिस्कस की वही पॉसिबिलिटी है, एक तो पैरेलल हो सकते हैं, नहीं तो एंटी पैरेलल हो सकते हैं, नहीं तो परपेंडिकुलर हो सकते हैं, नहीं तो ऑब्लिक हो सकते हैं। पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल का मतलब परपेंडिकुलर मतलब, एंड ऑब्लिक मतलब ये छोड़ के 0 180 एंड 90 छोड़ के जो भी एंगल है वो ऑब्लिक एंगल, ठीक है। तो केस नंबर 2 लिखेंगे आगे, केस नंबर 2, if two vectors are acting in the opposite direction, if two vectors are acting in the opposite direction, if two vectors are acting in the opposite direction, then their resultant is given by, if two vectors are acting in the opposite direction then their resultant is given by, देखो दो वेक्टर है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर से दो पार्ट में होगा, पार्ट ए मैग्नीट्यूड आएगा, पार्ट बी डायरेक्शन। तो ए में लिखो देयर मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू गिवन वेक्टर्स, resultant is given by subtraction of magnitude of two vectors। जो गिवन दो वेक्टर है उनके मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या है कि एक वेक्टर यहाँ पे एक्ट हो रहा है 10 न्यूटन, दूसरा वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है 8 न्यूटन। अभी फिर से ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो भी क्या होगा, वेक्टर ही होगा। अगर इनका रिजल्टेंट वेक्टर है मतलब उसका आंसर भी दो पार्ट में आएगा, एक मैग्नीट्यूड होगा एक, अब मैग्नीट्यूड के लिए हमने लिखा है कि अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो उस केस में रिजल्टेंट इज गिवन बाय p - q। अब यहाँ पे p मतलब 10 दिया है, q मतलब 8 दिया है, तो 10 - 8 बनेगा 2 न्यूटन, ये हो गया मैग्नीट्यूड। नाउ व्हाट अबाउट डायरेक्शन, वेरी गुड, राइट डाउन, रिजल्टेंट विल एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, resultant will act in the same direction as that of vector having larger magnitude, vector having larger magnitude, मतलब जो वेक्टर बड़ा था उसी के डायरेक्शन में एक्ट होगा, कौन, इन दोनों का रिजल्टेंट। अब बोलो 10 न्यूटन 8 न्यूटन में कौन बड़ा है,
मतलब इनका जो रिजल्टेंट रहेगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। ये 10 न्यूटन था, ये 8 न्यूटन है, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ पे एक्ट होगा, ये 2 न्यूटन। क्लियर? किती सिंपल आहे बघा बरं. आजच संपवायचं लय फास्ट चालू आहे ना. नाही तू नाही म्हटली, काही लोक. ठीक आहे, नेक्स्ट. हे प्रेडिक्शन, ओव्हर कॉन्फिडन्स, ओव्हर स्मार्टनेस अँड इल्युजन, हे प्रेडिक्ट करूच नका. टॉपिक जेव्हा संपेल आपला तेव्हा प्रेडिक्ट करा, खरंच मला काहीच कळालं नाही, खरंच खूप फास्ट झालं है ना, आणि त्यानंतर माझ्याकडे या. तर आपण काय करतो, एखाद्याला डिस्कस करतो, त्याला पण डोक्यात तेच जातं, हो खूप फास्ट घेतलं सरांनी, एकाच दिवसात संपवला, बरोबर आहे की नाही. लगेच डिस्कशन सुरू, लगेच ऑनलाईनचा हुशार श्रवण पण. हो चलो, तो एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई. नेक्स्ट, इफ टू वेक्टर्स, कौन है मल्टीप्लिकेशन, if two vectors are acting at an oblique angle म्हणजे OBLI QE ऑब्लिक एंगल, ब्रिलियंट किड्स. 0 90 180 सोडून, 80 नहीं, 0 90 180 सोडून जो बाकी एंगल्स है वो ऑब्लिक एंगल्स है. ठीक है. इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट एन ऑब्लिक एंगल्स, यानी देखो इस तरह से, ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, और ये इनके बिटवीन का एंगल हो गया थीटा. देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय, अगेन रिजल्टेंट भी वेक्टर है तो उसको दो पार्ट में कैलकुलेट करेंगे. पार्ट फर्स्ट में मैग्नीट्यूड, हर बार मैग्नीट्यूड एडिशन का कैसे निकालेंगे, एक ही फॉर्मूला, R इक्वल्स टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा. अगेन यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो डायरेक्शन के लिए होगा. ठीक है, तो लिख दो, क्या लिखा, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट एन ऑब्लिक एंगल, अच्छी डायग्राम ड्रॉ करा. देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय, उसका पार्ट ए लिखो, रिजल्टेंट इज गिवन बाय पार्ट ए, मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय R equals to root of p square plus q square plus 2pq cos theta. R equals to root of p square plus q square plus 2pq cos of theta. हो गया. अब यहाँ पे देखो pq मतलब क्या लेंगे, वेक्टर लेंगे या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, एंड थीटा पहले केस अपन देख चुके, ये डिफरेंट होगा, 0 भी हो सकता है, 180 हो सकता है, 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, वट एवर इट में भी. सिंपल एक ही फॉर्मूला हर बार हम यूज करेंगे, R इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा. हो गया. अब बात चलेगी डायरेक्शन की. पार्ट बी में लिखो, एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज गिवन बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट of two vectors is given by triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition. अब triangle law of vector addition होता क्या है, देखो अगर स्टेटमेंट लिखना है तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो. हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करते टाइम यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे. मतलब ये P वेक्टर था, ये भी P वेक्टर हो गया. बस हम जो Q वेक्टर था उसको उठा के इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि इनकी ऑर्डर साइक्लिक हो जाएगी, मतलब एक के बाद एक आ जाएगा. मतलब Q की डायरेक्शन चेंज नहीं की हमने, जो यहाँ पे थी Q की डायरेक्शन वही डायरेक्शन यहाँ पे है. तो ये P वेक्टर हो गया, ये Q वेक्टर हो गया. क्या बना दिया हमने, ट्रायंगल बना ना, ट्रायंगल ये ना वो एक साइड ड्रॉ करने के बाद. हाँ चेंज हो जाएगा बेटा, ये एंगल थीटा. ट्रायंगल बनाना है, फर्स्ट वेक्टर एज इट इज ड्रॉ कर दिया, जहां पे फर्स्ट वेक्टर खत्म होता है वहां पे सेकंड वेक्टर ड्रॉ करना है. कंडीशन क्या है, ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना तो डायरेक्शन चेंज होगी. तो हमने क्या किया, ये Q को उठा के यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. क्लियर है. अब ट्रायंगल नहीं बना है, ठीक है, अब बन जाएगा, ये हो गया ट्रायंगल. तो दिस R विल रिप्रेजेंट P वेक्टर प्लस Q वेक्टर. कळालं. ठीक है. तो ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. कैसे, स्टेटमेंट क्या बनेगा, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट, ऐकून घ्या, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल, then remaining side of the triangle drawn from
ड्रॉन फ्रॉम पवन ड्रॉन फ्रॉम काय चालू आहे आपलं, काय डिस्कस करतोय आपण? दॅट पॉईंट टू दॅट पॉईंट आहे का? त्याच्या अगोदर मी काय बोललो फ्रॉमच्या अगोदर? नाही मी काय बोललो फ्रॉमच्या अगोदर? नहीं मी काय बोललो फ्रॉमच्या अगोदर? मला ते ऐकायचं. ठीक है, फिर से एक बार क्या होगा? इफ टू sides of triangle are represented by given vectors, then their resultant is given by remaining side of the triangle drawn from that point to that point, starting point of the first vector to the end point of, write down, double inverted comma में लिखो. If two adjacent sides of a triangle are represented by given vectors, then their resultant is represented by remaining side of the triangle, drawn from starting point of the first vector to the end point of second vector. पहिल्यापासून काही येडा विडा आला काय? तू starting point of first vector to the end point of second vector. कळलं? स्टेटमेंट पार्ट नाही केलं तरी चालेल, माहीत नसलं तरी चालेल, फक्त हे रिप्रेजेंटेशन कसं झालं हे समजावून घ्या. फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करना है, जहाँ पे फर्स्ट खत्म हो रहा है वहाँ से सेकंड को शुरू कर दो. समझ में आ गया? फिर दो साइड्स बन जाएगी ट्रायंगल की, फिर जो रिमेनिंग साइड होगी दैट विल रिप्रेजेंट रिजल्टंट. बट ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ओनली इथं डोकं लावू नका, याचं मॅग्निट्यूड कसं काढू, कोणता पी घेऊ, कोणता क्यू घेऊ, हा थीटा घेऊ का, हा थीटा घेऊ का, हा थीटा घेऊ. मैग्नीट्यूड हम पार्ट ए में कैलकुलेट कर चुके हैं. कैसे? आर इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा. ये अरेंजमेंट किसके लिए? ओनली टू कैलकुलेट. ठीक है, ऐसे दो वेक्टर दिए हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? अभी डायरेक्टली उनकी अरेंजमेंट वैसी है, एक खत्म होने के बाद दूसरा वेक्टर है तो ये बन जाएगा उसका रिजल्ट. आर इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस, याचं कधीच काम पडत नाही बट हे माहीत असलं पाहिजे. कळालं? तो ये ॲप्लिकेबल ये अरेंजमेंट ओनली टू कैलकुलेट डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड के लिए पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा. हे 50 नाही 5000 वेळा बोला आज, कळालं ना? कारण इथून पुढे रोज हेच असणार आहे. आर इक्वल टू रूट ऑफ जर परत कोणी आलं सर हे कसं काय घेतलं पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर प्लस 2p कॉस थीटा, आजचं भलं मोठं लेक्चर रेकॉर्डेड असेल त्याची लिंक मी देणार. कळालं ना? त्यामुळे व्यवस्थित इथंच वर्क करा. तो क्लियर है सबको? देखो कंडीशन कितनी सिंपल है, दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं. पहले हमने क्लियर कर दिया कि अगर दोनों वेक्टर सेम टाइप के हैं, म्हणजे फोर्स में फोर्स ऐड करना है, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करनी है, इस तरह की कंडीशन है तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं. अब ऐड करते टाइम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हर बार एक ही फॉर्मूला है, आर इक्वल टू रूट ऑफ, खत्म. हर बार थीटा चेंज होगा बट पी क्यू लेते टाइम क्या करना है? हमें मैग्नीट्यूड लेना है. बराबर? अगर दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल होंगे तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय डायरेक्ट एडिशन. अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होंगे तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय. हे खूप वेळा यूज करायचं, कळालं ना? परत परत हे डोक्यात नंतर क्वेश्चन नाही आले पाहिजे, यामुळे एवढं रिपीट करतोय. अगर परपेंडिकुलर होंगे तो रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस, एंड अगर ये तीनों छोड़ के अदर कोई भी एंगल होगा तो आर इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा. लेकिन ये एप्लीकेबल है ओनली टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड. कळालं ना? मैग्नीट्यूड. एंड डायरेक्शन के लिए फिर से कंडीशन क्या होगी? अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों के जैसी. अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगी तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन, सनी, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय, डायरेक्शन बोलो. नहीं डायरेक्शन है का
हो, वेरी गुड, जिसका मैग्नीट्यूड लार्जर है, ग्रेटर है, उसके डायरेक्शन में उनका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, एक तो पैरेलल हो सकते हैं, नहीं तो एंटी पैरेलल हो सकते हैं, उसको छोड़ के क्या हो सकते हैं, ऑब्लिक हो सकते हैं। अगर ऑब्लिक है तो क्या करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन वेक्टर्स, देन देयर रिमेनिंग साइड रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट, जो अरेंजमेंट हमने अभी यहाँ पे देखी है। कळतो डिफरन्स, हे बघा कंडिशन हे सोडून काही येऊ शकत नाही, दो वेक्टर पैरेलल हो सकते, नहीं तो एंटी पैरेलल हो सकते, नहीं तो ऑब्लिक हो सकते। परपेंडिकुलर होंगे तो भी हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। लेकिन परपेंडिकुलर है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट है, तो वहाँ पे हमें आगे का जो पॉइंट है वो भी हेल्प करता है, पैरालेलोग्राम। ठीक है, तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, पैरालेलोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरालेलोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरालेलोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब ये कंडीशन कब है, देखो हमें मालूम है अगर दो वेक्टर पैरेलल होते, एंटी पैरेलल होते तो ऐसे कुछ करते ही नहीं हम। ऑब्लिक है तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते, दोनों वेक्टर अगर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते एंड हम उनकी पोजीशन अगर चेंज नहीं कर सकते, मतलब आपको वेक्टर दिया है कि पहला वेक्टर यहाँ पे p वेक्टर, दूसरा वेक्टर यहाँ पे दिया है q वेक्टर, और कंडीशन सिचुएशन ऐसी है कि ये दोनों ओरिजिन से शुरू हो रहे हैं और ओरिजिन यहाँ पे, अगर इसकी पोजीशन अपन चेंज कर पाते तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप में ये p वेक्टर डायरेक्ट ये q वेक्टर, ये बन गया इनका रिजल्टेंट, ऐसे कर पाते। लेकिन अगर वैसी सिचुएशन नहीं है, नहीं कर पाते, तो हमें क्या करना है, उस केस में पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना है। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, राइट डाउन, इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप, if two vectors are acting, if two vectors of the same type, हो बरोबर, if two vectors of the same type starting from the same point acting at an oblique angle, acting at an oblique angle, then their resultant is given by, then their resultant is given by पैरालेलोग्राम, हा एकच वर्ड आहे, स्पेस नका देऊ, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये क्या होता है, देखो ये दो वेक्टर जो ऑलरेडी हमें दिए हैं, इनका यूज करके इस तरह का एक पैरालेलोग्राम बना दो, एंड इनका जो डायगोनल होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, डायगोनल दो होते हैं, यहाँ से भी ड्रॉ हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट इट विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, राइट डाउन स्टेटमेंट लिखना है इसका, राइट डाउन डबल इंटेड कॉमा में, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, if two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of the given parallelogram starting from the same point will represent resultant of two vectors, starting from the same point will represent resultant of two vectors, will represent resultant of two vectors। कड़ा लो, बट ये क्या मिलेगी यहाँ पे, सिर्फ डायरेक्शन। देखो ट्रायंगल बनाते तो भी डायरेक्शन सिमिलर थी, बट इसको चेंज नहीं कर सकते थे, इसलिए ये अरेंजमेंट कर दी, डायरेक्शन चेंज हो रही, क्या ये रिजल्टेंट सेम है। एंड मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से वही r इक्वल्स टू रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज द दो वेक्टर के बिटवीन का एंगल। अगर हमें ये रिजल्टेंट ने एक वेक्टर के साथ जो एंगल बनाया है वो अगर कैलकुलेट करना है,
सांग भक्ती, सांग ना. ऋतुजा. हम्म, हम्म. ये क्या होता है, ये एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद द गिवन वेक्टर. ठीक है, क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू पी का क्यू, पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी साइन थीटा, आणि tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा. फर्स्ट बरोबर आहे, सेकंड बरोबर आहे की दोन्ही बरोबर आहे, हे डिपेंड करेल. कशावर डिपेंड करेल, P कहाँ पे एंड Q कहाँ पे. ठीक है, तो अगर P के साथ में एंगल निकाल रहे तो क्या होगा, P साइन थीटा अपॉन Q प्लस P साइन थीटा. अगर ये Q इधर होता, P इधर होता तो Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस ऑफ थीटा. कळलं ना. राइट डाउन, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा. कोणतं बरोबर, फर्स्ट की सेकंड. ठीक आहे, लिहा सेकंड. दोन्ही लिहायचे, दोन्ही पण लिहायचे, बट कधी, हे बघा, ही डायग्राम असेल तर हे, आणि याच्यासाठी काय येईल Q, यहाँ पे क्या आएगा P, ये आएगा रिजल्टेंट, ये आएगा अल्फा, ये आएगा थीटा. का उलट झालं, लय कन्फ्यूज झालं. ठीक आहे, चालेल, याचं ॲप्लिकेशन येईल तेव्हा बघू, आता फक्त लिहून घ्या. एंड ये जो tan अल्फा का फॉर्मूला है, बस एक ही टाइप के क्वेश्चन में हमें यूज करना पड़ता है. आपको क्लियरली बोला जाता है कि इफ रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द गिवन वेक्टर. बरोबर, ये डिनोमिनेटर में कौन है, कॉस थीटा है. अगर आपको बोला जाता है कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द गिवन वेक्टर, तो उसी केस में हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, बाकी याची कुठं गरज पडत नाही. ठीक है, अगर बोला है कि रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है टू द गिवन वेक्टर, इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा, काय झिरो, अल्फा 90 होगा. कळालं ना. एंड tan 90, हाँ नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी. मतलब ये हम यहाँ पे tan ऑफ अल्फा को रिप्लेस करेंगे बाय 1/0. ठीक है, तो ये स्टेप बस याद रखो, आज क्वेश्चन सॉल्व करने उसमें आने वाला ही है. सो दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर की एडिशन. इसमें और एक केस होती है जिसमें हमें वेक्टर जो दिए गए हैं वो मोर देन 2 होते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. लेकिन पॉलीगॉन लॉ मतलब वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है, बट उसको अप्लाई करते टाइम हमें क्या करना पड़ता है, बस मोर दॅन वन ट्रायंगल यूज करने पडते. ते कसे एक्झाम्पलमध्ये तुमच्या लक्षात येईल. अब मॉड्यूल आया सबने, किती लोकांकडे नाही आहे मॉड्यूल. ठीक आहे, मी झेरॉक्स प्रोव्हाइड करतो, आपण झेरॉक्सवर सॉल्व करू. सो वेक्टर की एडिशन कंप्लीट हो गई है, एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी कंप्लीट हो गई. ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिलेटेड जो भी पार्ट है वो हम खत्म करेंगे. अभी कितने बजे, 12 टिल 3 PM, एंड फिर से 3 PM टू 5 PM अगेन हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन डिस्कस करेंगे. देन ऑनवर्ड आप घर पे आके रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, चलो, ज्यांना जायचं दे कॅन गो. दोन्ही पण ऑप्शन आहे तुमच्याकडे, ऑनलाईन पण करू शकता, ऑफलाईन करू शकता, नाही केले तरी पण ते सगळ्यात भारी आहे. कळालं ना, कंपल्सरी आहे का, मी सांगितले दिवाळीचे हॉलिडे सुरू झालेत, ज्यांना जायचं दे कॅन गो. कोणाला थांबायला सांगितलेलं नाही आपण, 4-5 जण सोडून.